हेलो। हाँ जी भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड प्यूटीटी 2040 के स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ कुछ शाउट आउट्स देना है। देखो, आप सब ने अभी तक काफी सपोर्ट किया है एंड आई होप आप लोग आगे भी काफी सपोर्ट करोगे। तो देखो, एक मेरे सब्सक्राइबर से मैंने प्रॉमिस करा था इसी मजाक मजाक में, विच इज गौरव अभिषेक। तो हाँ, मैंने उसको बोला था कि जब मेरी 70th वीडियो आएगी तो मैं उसको पक्के से शाउट आउट दूंगा। तो हाँ, मैंने मेरा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर दिया है। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि और भी लोगों को क्यों ना शॉर्ट शाउट आउट दिया जाए। तो देखो, वैसे ही अंकुश, आकाश, एरर, शिवम उचिया, वेदांत, डार्लिंग, विक्की रॉय, एमडी मुशरफ, श्रू डूडैड, अदिति, श्रीतीश, शिव श्रीतीज वर्मा, वंश, नतीन, अनिमेश, श्रांगी, फनील आई थिंक, सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूं तो यार सब लोगों को रियली 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 थैंक यू। एंड और भी लोग थे, और लोगों को भी लिखना था, लेकिन इसमें जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई, तो बाकी लोगों को नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा पक्के से। एंड ऑल टाइम माय फेवरेट एंड माय बेस्ट कमेंटेटर राजेश। तो थैंक यू यार भाई, जब भी हर वीडियो में भाई की कमेंट रहती है और हर वीडियो में भाई ने पूरा की पूरा सपोर्ट किया है। तो हाँ, आप सभी को रियली 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 थैंक यू अभी तक के लिए। तो चलो चलते अपनी वीडियो की तरफ एंड करते अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, इस क्वेश्चन को पूछा गया है लिंक्डइन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट बकवास समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अपन को दो नम्स वेक्टर देके रखे, ओके, एक अपन को के देके रखा है। तो देखो, अपना टास्क क्या था कि अपन को नम्स वन और नम्स टू को मल्टीप्लाई करना है, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो नई नई वैल्यूज मिलेगी, ओके। तो इन वैल्यूज को जो भी नया वेक्टर मिलेगा ना, उसमें से जो भी के नंबर वो देंगे ना, वो के नंबर पे अपन को रिटर्न करना है वैल्यू को, ओके। तो जो के नंबर पे पोजीशन होगा, के समझ लो एक तरह से इंडेक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो के नंबर पे लिखा रहेगा अपन को उसको रिटर्न करना है। आई होप ये वाली बात बहुत ईजी थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो देखो, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। अपन ने a इक्वल टू 2 3 4, b इक्वल टू 1 2 4 लिया, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, तो देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा सबका, तो मेरे पास आया 2 4 8। वैसे 3 का मल्टीप्लाई करा सब में तो आया 3 6 12। फिर 4 का मल्टीप्लाई करा सब में तो आया 4 8 16, ओके। फिर उसके बाद अपना सेकंड काम था कि अपन को इनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद ओके, देखो सॉर्ट हो गए। फिर उसके बाद अपन ने बोला, अपन ने वन बेस इंडेक्सिंग क्यों लेके रखी है, क्योंकि अपन को बोला जब के रहेगा ना, जो यहाँ पे देखो के जो रहेगा वो वन बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो वन बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा, तो मान लो इनमें से कोई भी के हो सकता है। वो अपन को बोल सकते हैं कि आठवां नंबर का के इक्वल टू 8 दे देंगे, तो अपन को 12 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर के इक्वल टू 3 दे दिया तो 4 देना है, ठीक है। अगर के इक्वल टू 4 दे दिया तो अपन को वापस से 4 देना है, क्योंकि इस ऑर्डर में तो एक्चुअली में 4 4 ही लिखा है ना इन दोनों इंडेक्स पे। तो आई होप आप लोगों को के का मतलब क्या है और क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, एक और चीज है कि सारी की सारी चीजें सॉर्टेड देके रखी है। जब भी सारी की सारी चीजें सॉर्टेड देके रखी हो या फिर अपन को नॉर्मल ट्रेवर्स करना हो, आंसर को अगर मिनिमाइज, आंसर को मैक्सिमाइज करना है, फिर किसी मैक्सिमम को मिनिमाइज करना है, तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में अपन को कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च का उपयोग होता ही होता है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो सब चीज अपन नीचे की साइड समझेंगे। लेकिन अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आती ना, तो ये वीडियो मतलब आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। आपको एटलीस्ट बाइनरी सर्च का बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक एल्गोरिथम होती है ना, आपको वो आना ही चाहिए, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ओके। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बाइनरी सर्च बेसिक बेसिक आती है, ओके। तो अब देखो, अब अपन क्वेश्चन के कांस्टेंट पे चलते हैं। सारी चीज सही साथ चल रही थी अपन को। मेरे को तो शुरू में लगा था कि अपना पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो मैंने जैसे कांस्टेंट देखा, तो कांस्टेंट में मेरे को ध्यान से देखा तो मैंने नेगेटिव नंबर्स भी देखे रखा था। अब नेगेटिव नंबर्स है तो देखो, नेगेटिव नंबर से तो ट्रिकी चीज हो जाती है, ठीक है। कैसे होगी वो अपन नीचे की साइड अच्छे से समझेंगे। पर पहले पहले सबसे पहले चीज मैंने जो डिड्यूस करी थी ना, इसको देख के वो क्या डिड्यूस करा था कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम आंसर निकाल लेता हूं मेरा, ठीक है। मतलब कि मेरा मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, फिर मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है मेरे दोनों वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके अंदर, ओके। तो देखो, मैंने मिनिमम के लिए क्या बोला कि जो भी मिनिमम रेंज थी उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर में मेरे पास ये वाला एग्जिस्ट कर रहा हो, एक बी वेक्टर हो उसके अंदर मैं 10 की पावर 5 हो रहा हूं, ठीक है। तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 की पावर 10, ओके। पावर प्लस हो जाती है ना अगर बेस सेम रहता है तो। आई होप आपको पता हो। और इसी मैंने इसको देख के मैक्सिमम आंसर मेरा बताया। मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, हो सकता है ए में मेरा ये हो, बी में मेरा ये हो, तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या पूछ जाएगा, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 10। तो देखो, इसी से मेरी पॉसिबल आंसर की रेंज क्या आ गई, माइनस ई 1 ई 10, ओके, माइनस और कोमा 1 ई 10, ओके। आई होप आपको ये वाली बात पता हो। देखो, अपन सी प्लस प्लस या फिर लैंग्वेज में अगर आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन करना रहता है ना, तो अपन ई लिख देते, ठीक है। तो वन माइनस 1 ई 10 का मतलब क्या है, माइनस 10 की पावर 10। वैसे ही 1 ई 10 का मतलब क्या है, प्लस 1 ई प्लस 10 की पावर 10।
ओके, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब मैंने जो नेगेटिव नंबर्स के बारे में ट्रिकी पार्ट बोला था ना, वो समझते सबसे पहले कि वो क्या बोलना चाह रहा था। मान लेते अपन को एक एरे देके रखा a इक्वल टू -3 एंड 2, ठीक है, और b देके रखा -4 -5 -4 3। ओके, तो देखो अगर अपन एक्चुअली में देखे जाए तो देखो -4 जो है वो तो बड़ा होता है ना -5 से, ये बात तो आपको पता है। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंस ऑर्डर, डन। पर लेकिन अपन जैसे -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब क्या होगा, जो 5 का रिजल्ट आएगा वो ज्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली 4 के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अगर अपन ने ऊपर देखा था, तो ऊपर केस में देखा था, तो देखो जब भी अपन जो आंसर है, ठीक है, अपन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जब अपन ने 3 का मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, वैसे 4 के लिए करा तो आंसर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, ठीक है, उनके पर्टिकुलर सेट में। ओके, अब अपन अभी इसलिए तो पूरे पूरे सेट के अपन ध्यान नहीं दे रहे, पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, डन। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ऐसा नहीं हुआ। नेगेटिव नंबर में देखो, नेगेटिव देखो कायदे से तो ऐसे इंक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन देखो नेगेटिव नंबर में अब ये वाला इंक्रीजिंग हो गया। ओके, तो देखो देखो ध्यान से देखो, अब मैंने ये -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे वेक्टर में करा तो मेरे को क्या रिजल्ट मिला, 15 12 -9। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ऑफकोर्स सी बात है। तो देखो 15 मिला, 12 मिला, -9 मिला। तो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरे को कैसे मिला, देखो इस जगह पे मिला, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं कि जब भी मेरे माइनस नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो मेरा माइनस का सेट बनेगा वो मेरे को रिवर्स ऑर्डर देगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट साइड पे देगा। और जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इन लोगों को तो क्या होगा, मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर इस साइड पे रहेगा। जैसे कि अपन देख सकते हैं इस केस के अंदर -10 -8 एंड 6। देखो -10 छोटा होता है -8 से, कंफ्यूजन मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी। ओके, माइनस साइंस में, डन। अब थोड़ा सा और अपन देखते हैं कि अपने को साइंस कब मिलेंगे, ठीक है। अपन सेपरेट करना चाहते हैं साइंस को, ठीक है, मतलब कि जो भी अपने नेगेटिव नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं कब अपन को मिलेंगे। तो सबसे पहला ख्याल मेरा ये आया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ए और बी के वेक्टर लिख लिए, ठीक है। अब मैंने देखा कि सबसे पहले मेरे को नेगेटिव रेंज कब मिल सकती है। हो सकता है कि ए में कोई नेगेटिव नंबर हो और मैं उसको बी के पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को फाइनली कितना मिलेगा, नेगेटिव। और हो सकता है इसमें कोई पॉजिटिव हो, इसमें कोई नेगेटिव हो, तो मेरे को फाइनली कौन सा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, वैसे मैंने पॉजिटिव के केस लिए पॉजिटिव पॉजिटिव मेरे को पॉजिटिव मिल सकता है, वैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाली बात बेसिक लॉजिक था ये समझ में आ गई। ओके, ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा, ये अभी आपको समझेंगे कि मैंने एक्चुअली में मैं चाहता था कि जो मेरी प्रॉब्लम है ना मैं उसको दो पार्ट में करूं। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं पॉजिटिव के लिए अलग सॉल्व करूं और नेगेटिव के लिए अलग सॉल्व करूं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहता था मेरी सोचने की क्षमता को। क्योंकि देखो अब ऐसा होता अगर मैं दोनों को साथ में सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो अब कंफ्यूजन तो 100% होगा। आप लोग भी जब सोच रहे होंगे तो आप दोनों को साथ में सॉल्व करने की सोचोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो क्यों ना अपन प्रॉब्लम को डिवाइड कर दे सब प्रॉब्लम से, पहले पॉजिटिव के लिए सोचो, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी अपना आएगा उसको नेगेटिव के लिए सोच लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने करके सॉल्व करा था, डन। तो देखो अब सबसे पहले एक और चीज को समझते हैं कि क्यों ना अपन, आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला कि क्यों ना अपन जो भी अपने पास दोनों एरे था ए एंड बी, ठीक है, नम्स 1 एंड नम्स 2, तो मैंने बोला दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, तो जितनी भी टोटल वैल्यूज है उनको एक नए मल्टीप्लीकेटिव वेक्टर में डाल दो, ठीक है। और जो भी मेरी मतलब जो भी मेरा आंसर है वो के पोजिशन K-1 इंडेक्स को रिटर्न कर दो। ये बात तो बहुत ईजी है, ये बात तो आप भी सोच रहे होंगे। अगर ये ऐसे सॉल्व हो जाता क्वेश्चन तो ऑफकोर्स ये हार्ड तो नहीं होता ना, बिल्कुल भी हार्ड तो होता ही नहीं अगर ऐसे इतना इजी क्वेश्चन होता तो, ठीक है। तो देखो अब ये चीज कैसे अपन ने प्रूफ करी, जब अपन इसकी लेंथ पे आए, ठीक है, मतलब साइज कितना हो सकता है, तो अपन ने देखा 5 × 10⁴, ठीक है, मतलब 50,000, ठीक है। तो अब देखो अपने टोटल मैक्सिमम वेक्टर का साइज क्या हो सकता है मेरे ए में कुछ n एलिमेंट हो, ठीक है, बी में कुछ मेरे m एलिमेंट हो, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे मेरे पास, n × m टोटल एलिमेंट्स मेरे पास आएंगे ना, टोटल अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो मान लो वर्स्ट केस में दोनों में कितने एलिमेंट है, 50,000 एलिमेंट है। ओके, तो 50,000 × 50,000 कितना होगा, 5 5 25, और जो 4 जीरोस है उनको 10⁸ में डाल दिया। तो देखो कितना ज्यादा बड़ा साइज बन गया। इतने ज्यादा बड़े साइज को आप चाहते हो कि आप वेक्टर में स्टोर करवा सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो एमएलई आ जाएगा, ठीक है, जो C++ होती है, जावा होती है, वो इतने बड़े बड़े साइज के वेक्टर्स अलाउ नहीं करते जनरली, क्योंकि जो अपना कंप्यूटर है वो इतने प्रोसेस नहीं कर पाता इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ। ओके, इसलिए अगर आप ये चीज सबमिट करने की कोशिश करोगे तो आपको लीड कोड के ऑफकोर्सली मेमोरी लिमिट एक्सिट आ ही जाएगा, डन। तो अपन को क्या करना है, देखो
इसी से क्या बताना चाह रहे थे वो कि आपको जो ओरिजिनली एरे है ना, ओरिजिनल एरे कौन सा, जो सॉर्टेड वाला अपन को मिलेगा, मतलब ये वाला देखो ध्यान से 2 सेकंड, जो अपन ने ऊपर देखा था ये वाला एरे, अपन को इस पे एक्चुअली में ट्रैवर्सिंग तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके, अपन इसको बना नहीं सकते, ठीक है, अपन इसको बना नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में अपन इसको फील कर सकते, अपन को इसको वर्चुअली ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब वर्चुअली ट्रैवर्स कैसे करेंगे, देखो इसीलिए तो अपन ने बाइनरी सर्च यूज करी थी, बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इसलिए आया था। देखो अब अपन सबसे पहले ध्यान से सुनना, अपन एक एक करके चीजें डिड्यूस करते जाएंगे तो आपको समझते आती जाएगी चीजें मैंने क्या सोची थी, ठीक है। अब जो मैंने यूजलेस चीज सोची थी तो वो चीज तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो के लिए जबरन में बड़ी होगी, लेकिन ऑफकोर्स मैंने भी गलत गलत चीजें सोची थी, फिर उसके बाद ही मैं इन सब जो ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ उन ऑब्जर्वेशन पे आने में टाइम लगता है। ऑफकोर्स इसको 3 से 4 घंटे दिए, 5 घंटे दिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हार्ड में, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फ्री में सॉल्व नहीं होते। और अगर कॉन्टेस्ट में आप लोगों से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो ऑफकोर्स नहीं होंगे, क्योंकि देखो पहली बात जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर टाइम लिमिट बहुत कम होती है, एंड अगर कॉन्टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो आप सही में प्रो कोडर बन चुके हो, लपक के बिल्कुल बहुत अच्छे कोडर हो। ओके तो चलो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मेरे एरे के अंदर दिए होते तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, ठीक है। सबसे पहला मेरा थॉट यही आया, मतलब बाद में आया था थोड़े टाइम में, तो फिर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे तो मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा या फिर कैसे इसको सॉल्व करने की सोचूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अपन ने A234 B124 और K=5 लिया, मतलब मेरे को 5th नंबर का इंडेक्स चाहिए, ठीक है, मेरे को ध्यान रखना को 5th पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब देखो अब मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव वेक्टर बनाया, ओके, सबको मल्टीप्लाई करा, डन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद सॉर्ट करा, ये तो सिर्फ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आए कि ये ऐसा दिखने वाला है, एक्चुअली में अपन ये करने नहीं वाले क्योंकि अपन ने ऊपर जान लिया कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ओके डन। फिर मैंने बोला कि टोटल एलिमेंट कैसे निकलेंगे, टोटल एलिमेंट इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जितने भी साइज है इन दोनों में उसका मल्टीप्लाई करा, तो ठीक है 3 × 3 कितना को 9, तो देखो अपने अगर आप काउंट भी करोगे तो 9, अगर आप काउंट भी करोगे ना तो आपको 9 एलिमेंट ही मिलने वाले, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जो k=5 है वो क्या बताना चाह रहा था, अपन ये चीज ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनना, k=5 है और जो अपना वेक्टर है वो सॉर्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है। अपन को पता है ये जो अपना मल्टीप्लिकेटिव वेक्टर है वो हमेशा सॉर्टेड होने वाला, जो भी अपना आंसर वेक्टर है, ओके। अब इससे मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मेरे को k=5 पूछा है, मतलब जो 5th इंडेक्स में मेरे पास एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, मान लो कोई भी एलिमेंट हो, मतलब 7 हो 8 हो, ठीक है, वो कितने एलिमेंट से बड़ा होगा, देखो सॉर्टेड ऑर्डर है इसलिए जो 5th पोजीशन पे लिखा हुआ एटलीस्ट 4 एलिमेंट से तो बड़ा होने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे 4 एलिमेंट से छोटा होगा, ये बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये थी इस क्वेश्चन में कि जो k जो है, k क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, तो k से मेरे को क्या समझ में आया, जो k पोजीशन है वो कितने एलिमेंट से बड़ी होने वाली है, ठीक है, ये बता रहा है। मतलब कि जब अपन ने 5th इंडेक्स देखा तो 5th इंडेक्स 1 2 3 इन 4 एलिमेंट से तो बड़ा होगा ही होगा, तभी तो वो 5th पोजीशन पे लिखा हुआ है ना, तभी तो वो 5th पोजीशन पे है। तो अपन ने एलिमेंट्स एक्चुअली में फाइंड नहीं करे, बस अपन ने पोजीशन से ये चीज सोची अपने मन में, ओके। तो ये बात समझ में आ गई, पहली बात, पहला कंक्लूजन समझ में आया, ठीक है। सेकंड बात, अब देखो अगर अपन ऊपर वाली थ्योरी सेम फॉलो अप करे और मान लेते कि देखो अपन को 7 इंडेक्स पूछते हैं तो अपन ने बोला कि 7 इंडेक्स 6 इंडेक्स से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इस केस में अपन ने मान लिया रिपीटेशन होगी, या ठीक है, जैसे कि 8 और 8 2 बार आ चुका है। अब मान लो कि अपना आंसर था 8, अपन ने जैसे तैसे करके आंसर लाए थे 8, ओके, अपन ने कैलकुलेट नहीं करा, अपन ने रैंडमली आंसर बाइनरी सर्च से निकाला कि आंसर क्या 8 हो सकता है, ओके। तो मैंने बोला 8 आंसर होने के लिए वो कितने एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 6 एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आई, ओके। तो फिर अपन ने यहाँ पे देखा तो एक्चुअली में देखो 8 आ गया, तो 8 8 से बड़ा है क्या, नहीं 8 8 से बड़ा नहीं है, तो आपकी लूप यहीं पे खत्म हो जाएगी, ओके। तो आप क्या बोलोगे कि ओनली 5 एलिमेंट्स ऐसे है मेरे पास कि जो 8 से छोटे हैं, लेकिन अब इस केस में आप क्या बोलोगे कि 8 को अब इंक्रीज करके आप आंसर को 9 पे कर दो, ठीक है। आपने बोला कि 8 आंसर नहीं हो सकता, अब 9 आंसर होगा, ठीक है, तो 9 के लिए आप लगाओगे तो आपको 7 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या मेरा 9 आंसर है, नहीं, अब 9 आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 9 तो अपने वेक्टर में कहीं पे मिल ही नहीं रहा है आपको, है ना, अपना आंसर तो 8 था, इसीलिए अपन ने बोला, इसीलिए अपनी जो ऊपर वाली कंडीशन थी ना वो इस केस में, ऐसे केस में अपग्रेड हुई। अपन ने बोला क्या कि जो एलिमेंट है, जो भी आपने बाइनरी सर्च करके जो भी आंसर निकाला है उसको आप उसके इक्वल भी देखोगे, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट है जो 8 से छोटे हैं या फिर 8 के बराबर है, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसे 6 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, क्योंकि 7वें नंबर पर अपन को मिलेगा, तो टोटल एलिमेंट कितने होना चाहिए, 7 या 7 से
ज्यादा होना चाहिए कोई भी एलिमेंट हो, तो वो उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि अपना जो भी आंसर है वो ट्रू ही है या फिर वैलिड है। अब इसी को अपन एक और एग्जांपल से समझेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है। तब भी नहीं आए तो थोड़ा सा एक बार ड्राई रन कर लेना, आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। देखो तो अपन को इसमें बोला है कि k इक्वल टू 3 निकालना था, ठीक है। अब अपन को 3 पोजीशन निकालना है। इसका मतलब क्या समझा मैंने सबसे पहले, कि जो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट लिखा हुआ है वो एटलीस्ट 2 एलिमेंट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, और हो सकता है रिपीटेशन हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट 3 पोजीशन पे लिखा है वो एटलीस्ट 3 एलिमेंट या 3 से ज्यादा एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो मैंने बोला। मान लो कि आपने बाइनरी सर्च लगाई और कुछ आपका मेरा आंसर आया 4, ठीक है। तो आपने 4 निकाला, अब आप 4 पे आए, आपने देखा कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो 4 से छोटे हैं, ओके, या फिर बराबर है। तो आपने गिना यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ओके। तो आपने बोला कि ऐसे मेरे पास कितने एलिमेंट मिले, मेरे को टोटल 4 एलिमेंट मिले जो 4 से छोटे हैं या फिर बराबर है। लेकिन अपन को तो आपने बोला था कि मेरे को थर्ड इंडेक्स के लिए निकालना था, है ना। तो थर्ड इंडेक्स के लिए तो मेरे को सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए थे, ओके। लेकिन स्टिल देखो, अब रिपीटेशन के केस में आंसर तो सेम होने वाला है, इसलिए अपन ने बोला था, इसीलिए अपन ने बोला कि जो के है वो ज्यादा भी हो सकता है। जो के है ना, मतलब देखो जो अपने काउंट आया ना, यहाँ पे क्या काउंट आया, यहाँ पे काउंट आया 4, ठीक है। तो काउंट मेरा 4 आया, देखो यहाँ पे लिखा है, वो जो के से बड़ा है, ठीक है, के से बड़ा है काउंट, लेकिन स्टिल जो मेरा आंसर है जो थर्ड पोजीशन पे वो मेरा 4 ही रह गया। इसलिए अपन ने बोला, ध्यान से सुनना, अपन ऐसे एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं कि जो उससे छोटे हो या फिर उससे बड़े, मतलब उसके बराबर हो। तो उस केस में अगर अपन को मिनिमम एलिमेंट जितने अपन को चाहिए लेफ्ट साइड पे अगर उतने मिल रहे हैं, तो वो अपना एक पॉसिबल आंसर गारंटीड होगा। अब अपन जो अपने पास आंसर आएगा उसी को अपन ट्राई करेंगे मिनिमाइज करने का। इन द एंड अपने ये बोला है, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक था, मैंने काफी अच्छे से और आराम से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को मेरा जो कहने का मतलब है, फीलिंग्स, वो समझ में आ रही होगी। तो देखो, अब अपने पास अपन ने बोला कि अपने पास एक्चुअली में अपन को तो पता नहीं था, है ना, एलिमेंट जो भी यहाँ पे लिखे हुए वो तो अपन को पता नहीं है, ये बात तो आपको पता थी अच्छे से। तो अपन ने बोला, मान लो कि अगर अपन को k इक्वल टू 4 पे फाइंड करना रहता, तो आप k इक्वल टू 4 से क्या समझते कि ऐसे कितने, जो भी 4 पे एलिमेंट आएगा, जो भी 4 पे आंसर आएगा, वो एटलीस्ट मेरे 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा या फिर इक्वल टू रहेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू का केस आएगा तो अपन 4 से 4 होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 4 ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जिससे वो बराबर है या फिर ग्रेटर है, ओके। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये बात यहां तक खत्म करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था, ठीक है। तो उसी के बाद मैंने बोला कि अब देखो, अब मान लेते अपन को फोर्थ इंडेक्स पे अपन को ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड करना था, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, अपन ने बोला था ना कि बाइनरी सर्च लगाएंगे अपन आंसर के ऊपर। देखो, बाइनरी सर्च आंसर के ऊपर लगाई जाती है और ऐसे ही सॉल्व होता है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीखने को काफी मिलेगा। और बाइनरी सर्च ऐसे ही सॉल्व होती है। जब बाइनरी सर्च के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अपन को आंसर के ऊपर ट्रैवर्स करना रहता है, ओके। तभी बाइनरी सर्च समझेंगे अपन ने क्यों लगाई। सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा कोई आंसर एग्जिस्ट कर सकता है 4 इंडेक्स पे, ठीक है। तो आपको वही आंसर ढूंढना है। तो आपको आंसर की रेंज तो पता थी, ठीक है, -1 ही 10 से लेकर 1 ही 10 तक, ये बात तो पता थी। तो मैंने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव केस के लिए अपन देख रहे हैं, तो अपन ने बोला 0 से लेकर 1 ही 10 तक अपन ने सारे के सारे नंबर्स लिए, ओके। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ इंडेक्स पर सारे के सारे जो रेंज में आंसर, देखो अपन ने ये चीज तो निकाल ली थी ना कि आंसर इसी रेंज में आ सकते, इससे ज्यादा रेंज में कभी नहीं आएंगे अपने आंसर जो भी है। तो अपन ने बोला फोर्थ इंडेक्स पे अपन ने ट्राई करा सारे के सारे एलिमेंट्स को रखने का। क्या रखा, सबसे पहले 0 को रखा, ठीक है। अब मैं 0 के साथ देखूंगा कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो 0 से छोटे हैं या फिर 0 के बराबर है, ठीक है। अगर उसका काउंट जो है वो 4 आता है या फिर 4 से ज्यादा आता है, ठीक है, तो मतलब जो भी मेरा जो 0 है वो मेरा पॉसिबल आंसर है, ओके। फिर वैसे मैंने 1 को रख के देखा, फिर वैसे मैंने 2 को रख के देखा। अब 2 कितने एलिमेंट से बड़ा है या फिर बराबर है। अगर उसका काउंट जो के से है, के से बराबर ज्यादा आता है काउंट एलिमेंट्स का, जिससे वो बड़ा है या फिर बराबर है, तो मेरा 2 भी पॉसिबल आंसर हो जाएगा, ओके। अब ऐसे ही करते करते मैं कहां तक मेरा मैक्सिमम जा सकता हूं, 1 ही 10 तक, ओके। इसलिए तो अपन ने आंसर की रेंज निकाली थी 1 ही 10 तक, ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ये सब क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव वेक्टर है, ठीक है। इसमें आपने कौन सी वैल्यू लिख के रखी, जब अपन ने मल्टीप्लाई करा था ना, a इंटू बी, सारे के सारे वेक्टर प्रोडक्ट करा था, तो वो वाला वेक्टर है, ध्यान रखना, ओके। अपन को आंसर नहीं पता, देखो अपन आंसर कंप्यूट नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना। तो देखो अपन ने सारे के सारे अब एक एक करके अपन ने ट्रेवर्स करा, तो इससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी कितनी की हो गई, अभी देखो ध्यान से देखेंगे तो अपन बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ट्रेवर्स आंसर में। तो इसी में मैंने सोचा कि अब मैं नॉर्मल ट्रेवर्स कर रहा हूं और ट्रेवर्स कर रहा हूं मैं मेरे सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। पहले 0 पे देखा, फिर 1 पे देखा, फिर 10 पे देखा, फिर 2 पे देखा, फिर सब पे, मतलब जनरली अपना असेंडिंग ऑर्डर में मैं ट्रेवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी अपने सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रेवर्सिंग होती है, सॉर्टेड
वेक्टर में ट्रेवर्सिंग होती है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमेशा अपन यूज करते बाइनरी सर्च, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n। ध्यान रखना, इसी से हिंट अप मिला अपन को कि इसमें अपन को बाइनरी सर्च लगाना चाहिए। तो बाइनरी सर्च किस पे लगाओगे? आंसर पे लगाओगे। तो सीधे सीधे अपन ने बोला कि ठीक है, जितने भी मेरे पॉसिबल आंसर है मैं उन पे बाइनरी सर्च लगाऊंगा, और जो भी मेरा करंट आंसर आएगा मैं देखूंगा कि उससे मेरे कितने एलिमेंट छोटे हैं। अगर मेरे को मिनिमम के एलिमेंट मिल गए, जो उस करंट जो भी मेरा आंसर आया उससे छोटे मेरे को के एलिमेंट मिल गए एटलीस्ट, तो फिर मैं बोलूंगा कि वो मेरा आंसर हो जाएगा पॉसिबल। और अगर नहीं मिले तो मैंने बोला कि नहीं मिले तो मैं अपने एल रेंज को आगे बढ़ा दूंगा। तो मैं हो सकता है मेरा नंबर और मेरे को बड़ा करना पड़े, ठीक है, मेरे को मेरा नंबर और बड़ा करना पड़े, तो और बड़ा करूंगा तो ऑफकोर्स उससे तो छोटे आ ही जाएंगे ना। मतलब मान लेते, देखो 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 ऊपर वाले केस में मान लेते अपन को अपना आंसर आया, कुछ आया 1 आया, ठीक है, तो मैं 1 आया, मैंने बाइनरी सर्च लगा, बाइनरी सर्च से मेरा आंसर आया 1। तो मैंने इसमें देखा 1 से कितने छोटे एलिमेंट है मेरे पास, तो 0 आ जाएंगे, है ना। तो मतलब 1 से छोटे 0 है, तो मतलब 1 को मेरे को बढ़ा के अब आगे करना पड़ेगा, 5 पे ले जाऊं या फिर 10 पे ले जाऊं, जो भी मेरा बाइनरी सर्च बोले। ओके, तो अगर मैं 10 पे ले जाऊंगा तो मेरे को कितने एलिमेंट छोटे मिल जाएंगे? 7 छोटे मिल जाएंगे, है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी काफी अच्छे से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाइनरी सर्च बेसिक बाइनरी सर्च है, काफी बेसिक बाइनरी सर्च। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी छोटी मोटी भी पढ़ के रखी होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोड। तो देखो अपनी एल रेंज क्या हुई 0, ठीक है, और आर रेंज क्या हुई 1 ही 10, ठीक है। अपन सिर्फ पॉजिटिव केस के लिए अभी बात कर रहे हैं, इसलिए अपना कोड ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अपन एल इज लेस देन इक्वल टू आर तक के लिए चलाते हैं, ठीक है। फिर अपन मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एल प्लस आर बाई 2 से कैलकुलेट करते हैं। अब ये चीज आपने अजीब से क्या लिख रही है भैया? तो देखो बाइनरी शिफ्ट में अपन ऐसा लिखते हैं, बाइनरी शिफ्ट अगर करना है मेरे को तो एल प्लस आर बाई 2 को मैं ऐसा लिख दूंगा। आप ये वाली चीज भी लिख के अपना काम चला सकते हो। ओके डन। अब देखो अपना आर और एल कैसे शिफ्ट हो रहा है? जब अपन को अगर काउंट जो है करंट एलिमेंट, मान लो कि जो भी अपने आंसर, मान लो अपने पास आंसर 10 आया, तो आपने 10 के लिए चेक करा कि क्या 10 मेरा पॉसिबल आंसर है मिड के ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को 10 पॉसिबल आंसर मिलता, मतलब एटलीस्ट मेरे को के एलिमेंट्स मिल जाते जो 10 से छोटे हैं या फिर उसके बराबर है, तो मैं बोलता, क्या बोलता, जो मेरा आर है, हो सकता है कि आर हो छोटा हो, तो मेरे को मिड माइनस 1 पे मैं डाल दूंगा आर को, ठीक है। मिड माइनस 1 पे मैंने आर को डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जब मेरे को जो 10 है वो छोटे, मतलब के एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब मान लो कि मेरे को सिर्फ 2 एलिमेंट मिले जो 10 से छोटे थे, ठीक है, तो के नहीं मिले, के में मतलब मान लो मेरे को 5 देके रखा था और मेरे को सिर्फ 2 एलिमेंट मिले जो के से छोटे थे, मतलब 10 से छोटे थे। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में कि जो मेरा एल था ना, एल को मैं आगे कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो मेरी मिड है, मिड को बेसिकली मैं बढ़ा रहा हूं, तो मिड मेरा इधर कहीं पे आएगा, ठीक है, मिड मेरा इधर कहीं पे आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एल मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं आंसर के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या सीखेंगे? देखो अभी तक अपन ने आंसर की बात अच्छे से कर ली है। अब इसके बाद अपन क्या सीखेंगे कि कैसे अपन ये जो अपन ने काउंट करे ना, ये वाली जो काउंट वाली बात करी है, ये काउंट कैसे करेंगे अपन? जो एलिमेंट्स है, मतलब मान लो कि आपको कोई भी रैंडम आंसर, ये मान लो कि एक टारगेट देके रखा है आपको, ये आंसर देके रखा है, तो ये आंसर से कितने एलिमेंट छोटे थे, ये चीज अपन कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। छोटे या फिर बराबर थे, ये चीज अपन को काउंट करना थी। तब मेरे पास एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली, ठीक है, एक मैंने प्रॉब्लम, मेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब मेरी सेकंड सब प्रॉब्लम पे आया, जिसके अंदर मेरे को फाइंड करना था कि कोई भी एलिमेंट मेरे को दे दे तो मेरे को उससे कितने छोटे एलिमेंट है ये फाउंड करना था। ओके, तो देखो अब इसको अपन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कैसे करना है। मान लेते मेरे को 2 वेक्टर देके रखे, a इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, वैसे मेरे को b देके रखा है 1 2 3 4 5। डन। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे को ऐसा कुछ एलिमेंट मिलेगा। इसका साइज क्या होगा आप लोग बता दोगे? 3 इंटू 5, इसका साइज 3, इसका साइज 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो इसमें टोटल 15 एलिमेंट्स आने वाले। ओके, तब मैंने बोला कि मैंने बाइनरी सर्च लगाया, कुछ भी आंसर पे मैंने बाइनरी सर्च लगाया होगा। फिर बाइनरी सर्च ने मेरे को बोला कि मेरा तेरा आंसर पॉसिबल है क्या, ये बताओ। मैंने रैंडमली लिया, ठीक है, अपन अभी रैंडमली कोई भी आंसर लेके देख रहे, कोई भी अपन नंबर लेके देख रहे कि देखो अपन यहाँ पे टारगेट 13 लिया है। अब 13 से अपन चेक करेंगे कि इसे कितने नंबर है जो 13 से छोटे हैं या फिर उसके बराबर है, ठीक है। अपन ये चीज करना सीख रहे बेसिकली, अभी अपन ऊपर वाली चीज तो सब भूल गए। देखो बाइनरी सर्च अपन को सिर्फ ये आंसर दे सकता है और कुछ भी नहीं करेगा। डन, अपन आगे बढ़े। अपन को जो लॉजिक सॉल्व करना था मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे अच्छे से। तो देखो सबसे पहले जो अप्रोच आई, जो मैंने सोचा कि क्या अपन नॉर्मली अपन को सिर्फ काउंट करना था एलिमेंट कितने छोटे हैं मेरे 13 से। ओके, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैंने बोला कि सबसे पहले मैं सारे के सारे मल्टीपल चेक कर लूं। ओके, कैसे? सबसे पहले मैंने 2 पॉइंटर बनाए, ठीक है, एक आई बनाया फिर जे बनाया, जे सबके ऊपर ट्रेवर्स करेगा। डन। तो देखो पहले मैंने आई को फिक्स रखा, फिर जे को पूरा के पूरा ट्रेवर्स करवाऊंगा। तो सबसे पहले 2 इंटू 1 करवाया मैंने, ठीक है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा
2 आया, तो वो 13 से छोटा है, ठीक है, 13 से छोटा है, टारगेट से छोटा है, तो अपना एक काउंट हो गया, मतलब एक ऐसा एलिमेंट तो है जो मेरा 13 से छोटा मिलेगा ही मिलेगा 100%। ओके, फिर देखो ये देखो ध्यान से देखना, ये सॉर्टेड वेक्टर है ना, बी अपन को सॉर्टेड रहेगा, ध्यान रखना। तो इसी में अपन बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, अभी बाद में सीखेंगे कैसे लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, अब अपन 2 पे आए, ठीक है, तो 2 2 क्या होता है 4, ठीक है, तो 4 भी छोटा है 13 से, मतलब मेरे को 2 एलिमेंट मिल गए जो मेरे 13 से छोटे। वैसे ही मैं आगे आगे जाते जाऊंगा तो मेरे को ये भी मिल जाएगा, 2 3 6 भी छोटा मिलेगा, 2 4 8 भी छोटा मिलेगा, वैसे 2 5 10 देखूंगा तो भी छोटा मिलेगा। तो टोटल एलिमेंट्स मेरे पास अभी तक कितने आ गए, 5 आ गए। ओके, तो मैंने 2 के साथ तो सारे मल्टीपल्स चेक कर लिए जो भी इसमें पॉसिबल थे, वो सब 13 से छोटे हैं, तो 5 एलिमेंट तो ऐसे डैम श्योर हूं कि जो 13 से छोटे हैं। ओके, तब 3 के साथ देखूंगा, तो 3 के साथ भी सेम प्रोसेस लगाएंगे अपन। ओके, अब देखो, तो 3 के साथ भी अपन ने देखा 3 1 3, 3 2 6, तो ठीक है, तो देखो 3 छोटा था, 6 भी छोटा था, तो अपना काउंट बढ़ते गया, काउंट बढ़ते गया, तो 13 से छोटा अभी तक यहाँ तक अपन को 7 एलिमेंट मिल गए, फिर 3 3 9, तो वो भी अपना टारगेट से छोटा है, तो अपन को 8 एलिमेंट मिल गए। अब अपन और आगे गए, जैसे यहाँ पे आए 4th इंडेक्स पे, तो अपन को बोला 3 4 होता है 12। ओके, तो ये भी छोटा है, ठीक है ठीक है, तो अपना हो गया काउंट 9। अब जैसे ही अपन लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे, ध्यान से देखो, तो 3 5 होता है अपना 15, और 15 क्या होता है टारगेट से बड़ा, मतलब कि क्या है, इससे आप क्या समझे कि बस इतना ही मैं आप ले सकता हूं। तो टोटल मेरे कितने आए, अगर मैं 3 को लूंगा तो उनको 4 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो छोटे होंगे 13 से। ओके, 5th इंडेक्स नहीं होगा मेरा छोटा, तो ठीक है, अभी तो मेरा काउंट कितना हो गया 9। पहले अपन को मिले थे 5, फिर मिले मेरे को 4, तो टोटल हो गया 9। आई होप ये वाली बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर अपन 9 को आगे मूव करा, फिर 4 के साथ देखा। अब 4 के साथ देखा तो सेम अपन देखेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो ये सब तो मेरे कितने छोटे होते, तो ये 3 तो मेरा आंसर डैम श्योर पॉसिबल है। लेकिन जैसे मेरा जे इंडेक्स यहाँ पे आएगा तो वो हो जाएगा मेरा 4 4 16। अब 16 क्या होता है, बड़ा होता है मेरे 13 से, तो ये आंसर नहीं लेना है, मतलब मेरे पॉसिबल आंसर कितने हुए 3। ओके, 3 ऐसे आंसर है जो मेरे 13 से छोटे रहेंगे, ठीक है, छोटे या फिर बराबर। डन, ये बात समझ में आ गई। तो देखो यही चीज तो अपन फाइंड आउट करना चाहते थे ना, अपन ने यही चीज तो समझी थी कि अब मेरे को कोई भी मेरे को टारगेट दे दो आप, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को अब जो भी टारगेट पता है मैं उससे नॉर्मल ट्रेवर्सिंग करूंगा, पूरे के पूरे ए के ऊपर ट्रेवर्सिंग करी, फिर पूरे बी के ऊपर ट्रेवर्सिंग करी, ए के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर ऐसे मैंने काउंट करी तो मेरे को टोटल एलिमेंट कितने मिले, 12 एलिमेंट्स ऐसे मिले जो मेरे 13 से छोटे थे, ठीक है। तो आपने काउंट निकालना आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लॉजिक इसके बिहाइंड क्या है काउंट निकालने का, वो चीज अपन ने अच्छे से समझ ली, ठीक है। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो देखो अपन ए के ऊपर पूरा के पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर बी के ऊपर पूरा के पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए बी के, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए अपन बी के ऊपर पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आएगी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर की ना, एन इंटू एम, ठीक है। अगर ए का साइज एन है और एम का साइज बी का साइज एम है तो एन इंटू एम, और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो इसी को अपन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको अगर रिड्यूस नहीं करोगे तो आपको टीएलई आ जाएगा, तो मेरे को टीएलई आ गया था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो रिड्यूस करके देखता हूं अब क्या लॉजिक लगा सकता हूं। तो मैंने अपने लॉजिक को अपग्रेड करा, मैंने बोला कि अपन को देखो इसमें बाइनरी सर्च देके रखा है, बाइनरी सर्च का सीधा सा फंडा यही होता है कि जब भी सॉर्टेड मेरे को मिल जाए और सॉर्टेड में मेरे को नॉर्मल ट्रेवर्सिंग करना पड़ रही है तो बाइनरी सर्च लगेगा वहां पे, 100% लगेगा। तो देखो मेरे को जो बी वेक्टर था, मैं बी के अंदर सबके सब एक एक करके ट्रेवर्सिंग कर रहा था, तो मैंने बोला कि इसके अंदर अगर मैं बाइनरी सर्च लगा दूं, इसके अंदर नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ बी के अंदर लगा रहा हूं, ठीक है। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी जो एन स्क्वायर से वो एन लॉग एन में हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर मैं एन लॉग एन में फाइंड कर सकता हूं ना, लॉग एन के अंदर मतलब जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर है जो सेटिस्फाई करेगा अपने टारगेट नंबर से छोटा रहेगा या फिर उससे बराबर रहेगा। ओके, क्या बोला अपन इसको ड्राई रन से समझेंगे। मान लेते कि अपना आई तो नॉर्मल ऐसे ट्रेवर्स होगा, पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, पर 2 के लिए अपन को ये देखना था ना कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करेंगे, जो टारगेट से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। डन, तो देखो अपन ने एल यहाँ पे रखा, आर यहाँ पे रखा, अपन बाइनरी सर्च में इसे ही करते हैं ना, हमेशा एल को 0 पे रखते हैं और आर को उसकी मैक्सिमम पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। मिड कैलकुलेट करा तो 0 + 4 आया 2, तो अपने पास मिडिल पे एलिमेंट कौन सा आया, 3 आया। ओके, अपन को ए और बी के तो एलिमेंट 100% पता है। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2 × 3 करा, मेरे पास क्या आया 6 आया, तो ठीक है। तो 2 × आया 3 आया, 2 × 3 आया 6, तो 6 क्या है मेरा लेसर देन 13 के। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूं कि जो L है मैं L को और आगे डाल सकता हूं, ठीक है। मतलब मेरे को और ऐसे एलिमेंट मिल सकते हैं जो 13 से छोटे हो, क्योंकि जो मिडिल एलिमेंट है वो तो मेरा 13 से छोटा ही है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो मिडिल के जस्ट नेक्स्ट है वो भी 13 से छोटा हो, तो इसलिए अपन ने अब L को आगे बढ़ा दिया, मिडिल
प्लस 1 कर दिया। ध्यान रखना अपन बाइनरी सर्च ऐसे ही लगाते हैं कि एल को मिड प्लस 1 कर दो या फिर आर को मिड माइनस 1 कर दो। बाइनरी सर्च का बेस लॉजिक ही यही है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो हर जगह अपन सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। तो देखो अपना एल यहाँ पे आ गया, ठीक है, मिड के नेक्स्ट पे, ठीक है, क्योंकि मिड वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है ना, अपन को ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जो सेटिस्फाई नहीं करे। ओके, तो देखो अपन यहाँ पे आए, एल और आर यहाँ पे आ गया, तो इसका मिडिल कैलकुलेट करा, 3 + 4 7 होता है, 7/2 करोगे तो आपको मिलेगा 3.5, ठीक है, और अपन इंटीजर पार्ट लेंगे तो 3 आएगा। डन। तो 3 पे क्या लिखा है 4, तो 2 × 4 करा, देखो ए पे तो अपना अभी 2 था ना, तो 2 × 4 करा 8 आया, तो 8 स्टिल छोटा है, तो छोटा है तो अपन ने क्या बोला था कि अपन एल को आगे बढ़ा दो, एल को आगे बढ़ा दो मिड से, तो अपना एल और आर अब देखो सेम पोजीशन पे आ गया, तो सेम पोजीशन पे आ गया, अपन ने सेम कैलकुलेशन करा। अब 5 आया इस पोजीशन पे मिड पे, तो अपन ने बोला 2 × 5 कितना होता है 10, 10 स्टिल लेसर देन कितना है 13 के, तो अब फिर मैंने बोला एल को क्या करोगे आप, एल को मिड के आगे बढ़ा दो, तो एल मेरा कहां पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे अपना एल क्रॉस कर जाता है आर को, तो अपनी बाइनरी सर्च वहीं पे पॉज हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। तो अब जो भी मेरा 8 इंडेक्स होगा, तो मतलब वहां तक मेरी सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई होगी, ठीक है, मतलब वो जो जहां पे भी मेरा आर रहेगा ना, हमेशा वो वैल्यू ऐसी रहेगी मेरी, वो इंडेक्स ऐसा रहेगा जहां तक मेरे काउंट पॉसिबल है, मतलब वहां तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो वो सब हमेशा छोटे या फिर बराबर रिजल्ट देंगे मेरे टारगेट से। आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन ने ट्रेवर्स करके एक एक चीज फाइंड करी है। ओके, अब देखो तो अपना फाइनल काउंट में कितने ऐड होने वाली चीजें, विच इज इक्वल टू आर प्लस 1। ओके, क्यों, क्योंकि देखो अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आर मेरा इक्वल टू 4 होने वाला है, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स तो 5 आए ना, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग को अपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर में +1 करा, तो टोटल एलिमेंट्स ऐसे मेरे 2 के जितने भी 2 से पॉसिबल एलिमेंट होंगे वो सब 13 से छोटे होंगे, तो टोटल एलिमेंट कितना आएगा जहां तक आर था, ठीक है, विच इज इक्वल टू पूरा के पूरा साइज तो 5 हो गया। ओके, आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर अपन ने आई को आगे बढ़ाया, अब ऐसे अपन ट्रेवर्स करके पूरा के पूरा अच्छे से समझेंगे। ओके, ऐसा खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, अच्छे से समझेंगे। तो देखो अब अपन ने आगे गए 3 पे गए, तो 3 के लिए अपन ने वापस से रेंज इनिशियल से स्टार्ट करेंगे 0 और 4 से, ठीक है। मिड पे देखा 3 3 9 होता है, जो छोटा है 13 से, तो अपन ने बोला था जैसे छोटा नंबर मिले तो अपन ट्राई करेंगे और बड़े पे जाएंगे। ओके, तो फिर अपन आगे गए, तब अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या 4 और 5 लिखा हुआ है, तो देखो अब एल और आर पे आपने कैलकुलेट करा, 3 + 4 कितना है 7, और 7 से आपको मिडिल क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो 3 पे आपने देखा कितना हुआ 3 × 4 12, 12 स्टिल मेरा 13 से छोटा है, तो मैं बोलूंगा मेरे एल को आगे बढ़ा दो। एल को मैं आगे बढ़ाया तो एल और आर अब सेम पोजीशन पे वापस आ गए, पर इस कंडीशन पे ध्यान से देखना अब क्या हुआ, आपने मल्टीप्लाई करा 3 × 5 तो कितना मिला आपको 15, तो 15 कितना होता है 13 से बड़ा होता है। तो ध्यान से देखना, अगर मेरे को बड़ा एलिमेंट मिल गया मतलब मैं एल को आगे नहीं बढ़ा सकता था, तो मैंने क्या बोला था जो आर है उसको मैं मिड -1 पे सेट करूंगा, ठीक है। अपन दो चीजें करते हैं हमेशा, एल को मिड +1 पे सेट करो या फिर आर को मिड -1 पे सेट करो, सीधी सी बात है। तो देखो ये बेसिक लॉजिक ही होता है, टेम्पलेट ही ऐसे ही होता है। ओके, तो अपन ने आर को कहां पे मूव करा, मिड के पहले जस्ट, देखो तो मिड यहाँ पे था, मिड के जस्ट पहले 3 पे मूव कर दिया। ओके, तो अपना ऐसा तो कुछ दिखने वाला है, तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी आर कवर करेगा उतने एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, अपने टारगेट से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 अपन ने देखा था कि यहां तक तो सारे एलिमेंट जो थे वो सही थे, है ना। तो कितने एलिमेंट मेरे काउंट में प्लस हुए, अब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, जो मेरे पुराना काउंट था वो, तो पुराना काउंट था 5, और अभी कितना आया, अभी देखो अभी कितना आया 3 + 1। ओके, देखिए आर मेरा 3 पे है ना, तो कितने एलिमेंट हो गए 4 हो गए, तो मेरा टोटल कितना काउंट हो गया 4 + 9 = 4 + 5 = 9, सॉरी। ओके, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो देखो काउंट यहाँ पे 9 लिख के रखा है मैंने, आई होप ये वाला काउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, डन। तो अपन ने 3 से 4 पे गए, अब देखो सेम वापस से पूरा के पूरा ट्रेवर्स करने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। तो देखो पहला मिड अपना आएगा इस जगह पे, तो आपने देखा क्या आया 4 × 3 होता है कितना 12 होता है, तो आपने बोला था कि मेरा टारगेट से छोटा आ गई ये वैल्यू, तो मैं बोलूंगा एल को मूव कर दो, तो एल को मूव करके कहां पे रखूंगा, इस जगह पे। ओके, तो एल मेरा इस जगह पे आया। अब देखो अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, फिर अपना मिड जो था वो वापस कैलकुलेट हुआ, अब मिड कैलकुलेट करा तो ये 3rd इंडेक्स था, ये 4th इंडेक्स था, और जो मिड है वो वापस मेरा इस जगह पे आ जाएगा। ओके, फिर मैंने क्या करा 4 × 4 करा, तो 4 × 4 आया 16। देखो ए के अंदर अपना 4 एलिमेंट है ना, इसलिए उसके 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, ये अपना ए वाले एलिमेंट से। ओके, तो 4 4 16 जो बड़ा होता है अपना 13 से। ओके, इसका मतलब क्या है कि अपन को जो आर को शिफ्ट करो, आर को मिड -1 पे डालो। अब मिड मेरा यहाँ पे था, तो मेरा आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब आर कितना हो जाएगा, मैं 0 1 2, तो मेरा आर की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो मेरे काउंट में कितना प्लस होगा, काउंट में मैंने क्या बोला था कितना प्लस होता है, आर +1 है ना, तो मेरा 2 + 1 तो कितना प्लस हुआ, मेरा 3 प्लस हुआ। तो टोटल मेरे पास एलिमेंट्स कितने आ गए 9
प्लस 3 इक्वल टू 12। तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स ऐसे आ गए, 12 एलिमेंट आ गए। तो ऊपर जो अपन ने सिंगल सिंगल ट्रेवर्स करके कैलकुलेट करा था उससे भी अपन को सेम आंसर ही मिला था, ठीक है। अगर अपन देखो ऊपर भी अपन ने 12 ही निकला था ना अपना आंसर, और अपन ने बाइनरी सर्च का यूज करा, बाइनरी सर्च से भी अपना सेम आंसर आया। पर इसमें क्या हुआ कि जो ट्रेवर्सिंग थी ना वो कम हो गई और काफी जो कॉम्पिटिशन था वो कम हो गया, ठीक है। अब इसको अपन कोड में समझ लेते हैं। देखो कोड काफी बेसिक और बहुत नॉर्मल लिखा है। अगर अपन इस क्वेश्चन को अगर पार्ट में सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डन। तो देखो सबसे पहले अपन ने बोला कि जो भी नंबर था, मैंने देखो अपन नॉर्मली ए के ऊपर ट्रेवर्सिंग कर रही, ठीक है, ए के ऊपर ट्रेवर्सिंग करी, ओके। फिर उसके बाद मैंने बोला ये वाली कंडीशन को अभी इग्नोर करो फिलहाल के लिए, अपन ये वाली कंडीशन पे आते जो अपन ने अभी ऊपर समझा। अपन ने क्या बोला था, एल को अपन 0 रखेंगे, ठीक है, देखो हर एक नंबर के लिए अपन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन ने बोला आर को अपन बी डॉट साइज माइनस 1 पे रखेंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट और ये लोअर लिमिट, ओके डन। अपन ने बाइनरी सर्च का टेम्पलेट सीधा की सीधा लिखा। क्या बोला कि जब तक एल इज लेस देन इक्वल टू आर है तो अपन ने पहले मिड कैलकुलेट करा। अब आपको मिड कैलकुलेट करते तो आ गया होगा, एल प्लस आर बाई 2 करते हैं, ओके। फिर मैंने देखा कि जो भी मेरा मिडिल पे एलिमेंट लिखा है ना उसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बी जो भी नंबर के साथ है, मतलब जो भी ए पे लिखा है ए का मल्टीप्लाई होगा जो भी मेरे बी के मिड पे आया। अपन ये तो कर रहे थे बी की मिड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर भी, ठीक है। तो मैंने बोला अगर वो मेरा टारगेट से छोटा है, ठीक है, टारगेट अगर मेरे टारगेट से अगर मेरे टारगेट से छोटा है तो मेरे को क्या करना था इस केस में, मेरे को एल को आगे बढ़ाना था। यही तो अपन ने करा ऊपर की साइड पे, जब भी अपन को टारगेट से छोटा मिल रहा था तो अपन एल को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये सेम चीज लिख के रखी मैंने, कोई भी घपला नहीं करके रखा। जो अपन ने ऊपर डिराइव करा ना वैसे ही बाइनरी सर्च वही लिख दी मैंने पूरी की पूरी। और आर को अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो अपने पास मल्टीप्लीकेशन है वो बड़ा आ गया टारगेट से, तो आर को मिड माइनस 1 पे सेट कर दो, सीधी सी बात है, बाकी सारा कॉम्पिटिशन अपना बाइनरी सर्च देख लेगा। फिर मान लो कि जब अपनी पूरी की पूरी ये लूप ओवर हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, अपन को टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे कि जितने एलिमेंट जो टारगेट से छोटे हैं या फिर उसके बराबर है। तो अपन ने क्या बोला था, जो भी आर पोजीशन रहेगी उसको ऐड कर दो, आर प्लस 1 को अपन ने काउंट में ऐड कर दिया। यही तो अपन ने ऊपर के साइड डिराइव भी करके रखा था कि अपन आर प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ये वाली जो अपन ने नॉर्मल ट्रेवर्सिंग करी वो भी समझ में आ गई। तो ये ट्रेवर्सिंग करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n, और इस पूरी जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी log n, तो अपनी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। आई होप आपको बिग ऑफ n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो 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 अब अपन एक और चीज समझते हैं, ये वाली कंडीशन। मान लो कि आपका कोई नंबर 0 लिखा हुआ है, ओके। तो देखो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ए में अपना 0 था, ठीक है, और आप बी में आप सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कुछ भी एक्स नंबर लिखे हुए थे, ठीक है, आप सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100% 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो सबको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बी वेक्टर मेरा कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, तो 0 0 0 रहने वाले। तो मान लो ध्यान से देखना, जो मेरा टारगेट एलिमेंट है, इस केस में अपना टारगेट एलिमेंट 13 था, ठीक है। तो अब क्या मैं इसे ट्रेवर्सिंग करूं कि फोकर की बाइनरी सर्च लगाऊं, क्या नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है सारे के सारे जब 0 हो जाएंगे तो अपना जो मेरा 13 है वो ऑटोमेटिकली इन सबसे तो बड़ा ही रहेगा। जब भी मैं 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएंगे, तो जो 13 एलिमेंट है मेरा वो हमेशा इन 5 से तो बड़ा ही रहने वाला है 100%, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 सबको 0 कर देता है, नेगेटिव को भी 0 कर देगा, पॉजिटिव को भी 0 कर देगा। तो 1 लाख भी लिखा होगा यहाँ पे तो वो तब भी 0 हो जाएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मेरा आंसर जो है पॉजिटिव है, जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, जो भी मैं टारगेट लाया हूं मेरी बाइनरी सर्च से, तो वो अगर मेरा पॉजिटिव है तो, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 से, ठीक है, जो मेरा नंबर है 0, तो फिर मैं सब मेरे जो जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स थे वो पूरे के साइज में काउंट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे 5 ऐसे एलिमेंट तो 100% होने वाले जो मेरे टारगेट से बड़े रहने वाले। लेकिन अगर मान लो टारगेट नेगेटिव हुआ तो मान लो अपना टारगेट -2 था, ठीक है, तो -2 ये सब तो 0 में बदल गए, लेकिन अब क्या -2 इनसे बड़ा है नहीं है। -2 तो 0 से छोटे ही होता है ना, तो नेगेटिव के नंबर जितने भी तो वो सब 0 से छोटे होने वाले, इसलिए अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा के रखी कि जो टारगेट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या समझा था, पहले अपन ने समझा था कि अपन ने आंसर पे कैसे बाइनरी सर्च लगाई, ठीक है। फिर आंसर में जो अपन काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं अपन उसके ऊपर आए थे, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करा, उसके ऊपर बाइनरी सर्च कैसे लगाई, अपन ने वो चीज सीखी, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या बची, अब अपने बचे हैं नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर के ऊपर अपन कैसे बाइनरी सर्च या फिर कैसे जो अपन ने अभी तक जो लॉजिक डिराइव करा है ना उसको कैसे लगाएंगे, वो चीज काफी अच्छे से सीखेंगे। ध्यान से देखना, कोई ज्यादा ट्रिकी वाला पार्ट नहीं, बस छोटी सी ट्यूकिंग करना थी, जो ऊपर वाले लॉजिक है ना उसके अंदर थोड़ा सा अपन घुमाएंगे और बिल्कुल हो जाएगा ये भी। तो देखो अपन ने सबसे पहले ऊपर की साइड देखा था कि जो भी नेगेटिव नंबर है जब भी अपन उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऑर्डर है वो रिवर्स आता है, जो इस साइड पर आता है एल साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, ठीक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो एल साइड में आता है। ये बात तो अपन ने ऊपर की साइड जांच ली, ठीक है। एग्जांपल वापस से लिखा मैंने, -3 -4 -2 -1 0 3। अब मैं देखो मल्टीप्लाई करा तो इसका मल्टीप्लाई पहले पूरे में करा तो मेरे को ये रिजल्ट मिले, देखो 3 6 3 0 -9, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। वैसे -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 फिर इसका -1 माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ कोर्स, तो 4
फिर इसका 0, फिर -12। तो ये बात ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जो अपन को ऑर्डर मिल रहा है ना एलिमेंट को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। जो ऊपर अपन ने कॉन्सेप्ट यूज करा था ना, अपन कॉन्सेप्ट तो वही यूज करेंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या कंप्यूट करूंगा कि जो भी मेरा टारगेट है मैं वो देखूंगा कि कितने से बड़ा है यहाँ पे। मतलब मैं जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो मेरा टारगेट है वो कितनों से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा। जो मेन लॉजिक है वो अपना चेंज नहीं हो रहा है। बस नेगेटिव केस में अपन क्या बोलेंगे कि देखो, नेगेटिव केस में देखो, अपन ने पॉजिटिव में देखा था कि एसी में इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए अपन एल को आगे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो नेगेटिव के केस में अपन ने बोला कि जो इंक्रीजिंग, जो ग्रेटर नंबर है वो इस साइड पे आएंगे, ठीक है। जो ग्रेटर नंबर है वो इस साइड पे आएंगे, तो अपन आर को पीछे ले जाओ अब, ठीक है। मतलब ग्रेटर नंबर की साइड ले जाना है ना अपन को। तो बेसिकली मैक्सिमम को मिनिमम कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन ऐसा मैक्सिमम आंसर फाइंड कर रहे हैं या फिर ऐसी मैक्सिमम जो काउंट की वैल्यू वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक कि है ना, उसको जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करे। बाइनरी सर्च ऐसे ही यूज होता है यार भाई लोग, मैक्सिमम को मिनिमम करना, मिनिमम को मैक्सिमम करना, ठीक है। तो अपन इस केस में बाइनरी सर्च लगा के ये फाइंड कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी मैक्सिमम रेंज है, ऐसा कौन सा मैक्सिमम इंडेक्स है कि जिसका मल्टीप्लाई मैं करूंगा इस एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट के साथ, और वो मेरे को एटलीस्ट टारगेट से छोटे एलिमेंट्स या फिर टारगेट के बराबर एलिमेंट देंगे, ताकि अपना जो कंपटीशन है फास्ट हो जाए। अपन लूप लगा के भी कर सकते थे, अपन ने देखा था कि एन स्क्वायर की अप्रोच थी। ओके, काफी ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो, अपन ने नॉर्मल ट्रेवर्सिंग लगाई, अपन ने क्या बोला, आई यहाँ पे आया, ठीक है। और इस पूरे बी वाले वेक्टर में अपन ने बाइनरी सर्च लगाई। बहुत इजी। टारगेट था अपना 3। मान लो कि अपन को आंसर कहीं से मिला, कहीं से भी मिला, जो भी अपना आंसर आया था, अपनी बाइनरी सर्च लगा के आंसर आया 3। तो अपन 3 के ऊपर चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे को ऐसे मतलब मिनिमम एलिमेंट मिल रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि सबसे पहले एल को मैंने रखा 0 पे, आर को रखा मैंने 3 के ऊपर, ठीक है। मिड कैलकुलेट करा, 0 + 3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो 1 पे मेरा मिडिल आ गया, ठीक है। तो मैंने -3 × -1 करा, तो कितना है मेरे पास, 3 आंसर आया, ठीक है। तो 3 क्या मेरा बड़ा है या फिर मतलब बराबर है, छोटा होना चाहिए फिर बराबर होना चाहिए, तो हाँ मैंने बोला बराबर है। तो अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। अपन क्या कर रहे थे, अगर अच्छे आंसर मेरे को मिल रहे थे तो पॉजिटिव के केस में जब मैंने बोला था कि अगर मेरे को छोटे आंसर मिल रहे हैं या फिर बराबर आंसर मिल रहे तो मैं एल को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इस केस में मेरे को पता है मेरे जो ग्रेटर आंसर वो लेफ्ट साइड पे मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा आर है अब उसको मैं पीछे करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अपन ने यही करा, बस उल्टी कंडीशन कर दी, जो ऊपर कर रहे थे उसको उल्टा कर दिया सेम। अब जब मैं आपको कोड दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे अरे हाँ भैया ये तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस अपने कंडीशन अपने उल्टी कर दी। और कंडीशन उल्टी क्यों करी, अपन ने देखा था कि जो नेगेटिव रेंज थी उसके लिए जो असेंडिंग एलिमेंट्स थे वो इस साइड पे मिल रहे थे। ओके, तो देखो अपन ने ये चीज अपन ने फाइंड करी कि r = मिड -1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे ग्रेटर इस साइड पे मिल रहे हैं। काफी ज्यादा रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे आए तो एल और आर मेरा यहाँ पे आ गया, तो आर अपना मिड -1 पे, मिड अपना यहाँ पे था इसलिए अपना आर यहाँ पे आ गया। ओके, तो 0 + 0/2 = 0 ही होगा, तो अपना जो मिड हुआ वो मिड भी यहाँ पे आ गया। ओके, तो मिड अपने कैलकुलेट कर लिया, तो अपने मिड पे ये लिखा था -2, तो -3 × -2 करा तो 6 आया। ओके, तो टारगेट क्या था अपना 3 था, तो 6 तो टारगेट से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अब अपन आर को अगर इस साइड पे शिफ्ट कर रहे थे तो एल को अब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही अगर अपनी कंडीशन फेल होती है ना, तो अपनी कंडीशन फेल हो गई, तो अगर आर अपन इस साइड कर रहे थे तो एल कितना होगा, मिड +1 हो जाएगा। ओके, अगर कंडीशन फेल होगी तो पहले क्या हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो अपन ने क्या बोला था कि अपन एल को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। अब इस केस में अपन ने कंडीशन उल्टी कर दी है, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा ऐसा मेजर काम नहीं करके रखा, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर वैसे ही अब देखो अब क्या हुआ, अपना आंसर अब इस केस में कितना हुआ, ठीक है। तो अपने करंट मैंने क्या बोला था कि उसके जो ऊपर वाला केस था उसने अपन ने आर लिया था, ठीक है। जो भी r + 1 एलिमेंट्स थे वो अपने आंसर में काउंट हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि r ऐसा पोजीशन दे रहा था कि वो पोजीशन और उसके पहले जो भी एलिमेंट आ रहे वो उससे छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, जो l है ना, अब उस केस में अपन ने r ले लिया तो इस केस में अब l होगा, ठीक है। l क्यों होगा, क्योंकि l अपना मिड मतलब इस साइड पे जा रहा है ना, l इस साइड पे जा रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है जो सेटिस्फाई करेगी, मिनिमम इंडेक्स दे रहा है जो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को, ठीक है। तो अब अपना एल आ गया 1 पे, तो अपन को ये बात तो पता है कि इससे छोटे ही होने वाले, इस जगह पे ये वाले जो एलिमेंट थे वो हमेशा 100% छोटे होंगे, ठीक है। तब क्या होगा, इससे आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन में देखना है ना, मल्टीप्लाई में देख रहे हैं अपन, बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे तो आपको बड़े दिख रहे होंगे एलिमेंट, क्योंकि आपको 3 बड़ा है, 0 बड़ा है -1 से, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ने देखा कि जो 1 से जो पीछे वाले एलिमेंट रहेंगे वो छोटे रहेंगे 3 से, ठीक है। मतलब -1 भी छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, तो -1 0 और -9। ओके, जो अपन ने देखा था ऊपर की साइड पे। तो अपना टोटल एलिमेंट्स कितने आए, ये वाले एलिमेंट्स आए, तो इसका काउंट कैसे लेंगे। देखो एल तो अपना 1 था, तो क्या मेरा आंसर क्या है, 1 + 1 कर दूंगा तो 2 ही होगा, कि गलत हो जाएगा ना, ये तो आंसर मेरा गलत
गलत हो जाएगा, मेरे को तो ये लास्ट के सारे आंसर चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये पूरा आंसर लो, इसमें से एल माइनस कर दो। एल माइनस कर दिया तो मैंने क्या बोला, कितना आया, जो भी मेरा आंसर था 3, ठीक है। तो देखो टोटल साइज क्या था 4, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे एल को, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 4 माइनस 1 मेरा 3 हो गया, तो मेरे को टोटल एलिमेंट्स ये मिलेगा। ओके, मैंने ये साइज में से इतना माइनस कर दिया, इतना वाला पार्ट, तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाली जो काउंट है इसके अंदर समझ में आ गया होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज का दोनों का क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है ना, तो आप एक बार उसको खुद मतलब ड्राई रन करके देख लिया करो कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं काफी अच्छे से ट्राई करता हूँ बताने की, लेकिन स्टिल होता है कभी कभार डाउट रह जाता है। तो ठीक है, अपन ने क्या बोला, सेम अपन ने बाइनरी सर्च का लॉजिक लगाया, एल 0 से स्टार्ट करा और आर को बी डॉट साइज -1 से स्टार्ट करा। सेम अपन ने मिड कैलकुलेट करा, देखो लॉजिक बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे भैया सेम कोड लिख के रखा है, हाँ देखो अपन ने सेम मल्टीप्लाई करा, ठीक है, नम का और बी के मिड का, ठीक है, और अपन ने देखा कि वो लेसर देन टारगेट है क्या। तो देखो अपन ऊपर क्या कर रहे थे, अपन ने ऊपर देखो सेम कंडीशन, देखो ये सेम कंडीशन जब अपन ने ऊपर वाले कोड में देखी थी, तो अपन बोल रहे थे इस कंडीशन पे अपन ने एल को मिड +1 करा था, लेकिन अब अपन आर को इस कंडीशन में, मैंने बोला था ना जो कंडीशन है एल और आर वो दोनों बदल जाएगी, ठीक है। तो देखो अब आर को अपन मिड -1 पे डाल रहे हैं और वैसे एल को अपन मिड +1 पे डाल रहे हैं, ठीक है। अपन ने बोला कि अब ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अपन एल को बढ़ाओ, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अपन को पता है ना कि ग्रेटर एलिमेंट तो इस साइड पे कहीं पे मिलेंगे, तो इसलिए अपन आर को आगे बढ़ा, यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक बहुत बहुत अच्छे से आपको कोड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलो एक बार अपन फाइनल जो अपना मेन कोड है ना वो देख लेते हैं। देखो मैंने अभी तक सबमिट भी नहीं करा, सबमिट भी आपके सामने कर लेंगे आज। ओके, तो देखो अपन ने एल और आर को अपने किस पे सेट करेंगे, सबसे मिनिमम और मैक्सिमम आंसर पे, ठीक है। फिर अपन ने देखो ये आंसर सेट कर लिया, एक आंसर हो सकता है मेरा 0 अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा वो चलेगा मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, बाइनरी सर्च लगाई, ये बाइनरी सर्च का लॉजिक तो अपन ने अभी समझा था। बाइनरी सर्च क्या कर रही है, अपने पूरे आंसर के ऊपर ट्रैवर्स कर रही है। अपन सिंगल ट्रैवर्स भी कर सकते थे, लेकिन वो सिंगल ट्रैवर्स बड़ा पड़ रहा था, इसलिए अपन ने बाइनरी सर्च का यूज करा। तो बाइनरी सर्च से अपन ने एक आंसर निकाला, ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर है वो मिड पे आया, तो अब वो मिड आंसर जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, जो मिड है वो मेरे टारगेट के बराबर है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि अब मेरे को काउंट करना है कि जो भी मेरा आंसर अभी बाइनरी सर्च ने मेरे को निकाल के दिया, क्या वो मेरा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। अगर मेरा पॉसिबल आंसर होगा तो मैं उसको आंसर में स्टोर करवा दूंगा और मेरे आर को और छोटा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मेरे को मिनिमम करना है आंसर को, ठीक है। तो फिर अपन ऊपर गए। अब देखो ध्यान से देखना क्या करा अपन ने, जो ऊपर कोड समझा था ना वो पहले की साइड पे भी वो सेम कोड लिख दिया। अपन ने क्या करा, ट्रैवर्स करा ए के ऊपर, फिर उसके अंदर मैंने बी के ऊपर बाइनरी सर्च लगाई। अगर पॉजिटिव केस है तो मैंने ये वाली बाइनरी सर्च लगाई नॉर्मल वाली, और अगर नेगेटिव केस है तो मैंने ये वाली बाइनरी सर्च लगाई। दोनों बाइनरी सर्च के लॉजिक आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी प्रीवियस के टाइम पे बता दिए हैं। फिर लास्ट में अपन ने काउंट रिटर्न कर दिया, काउंट इनिशियली 0 था, फिर फाइनली जो भी काउंट हो उसको अपन ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो जब भी अपन को क्वेश्चन में लॉन्ग आ जाता है ना, जैसे कि ये लॉन्ग इसके अंदर लॉन्ग में रिटर्न करना था, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप जितने भी वेरिएबल है ना, जितने भी आप यूज कर रहे हो उन सबको लॉन्ग पे डिसाइड करो, लॉन्ग पे फिक्स कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, इंट लेते हो, होशियार बनोगे, तो हो सकता है कि जो अपना एरर आ जाता है, कितनी बार ओवरफ्लो एरर हो जाता है जब इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है और इंटीजर से, और वो लॉन्ग के रेंज में आता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए देखो सीपी में काफी ज्यादा गलती करते हैं ये लोग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इसी होता है। वो लीड कोड पे भी कॉन्टेस्ट में ऐसा होता है कि जो अपन दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं और अपन को आंसर जो है वो लॉन्ग में रिटर्न करना रहता है, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक थिंग है जो आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग यूज करने की आदत डालो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत मजे आए होंगे, पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। अपन ने काफी ज्यादा ड्राई रन करा है, एंड आई नो आज वीडियो थोड़ी सी लेट डाली है, थोड़ी सी नहीं काफी लेट हो गई है, पर सॉरी उसके लिए। कल से ट्राई करूंगा टाइम पे डालूं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, जब तक के लिए बाय।